जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान एसआई, पटवारी या वीडियो मेंस भर्ती 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली। ये क्लास उतनी इंपॉर्टेंट आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए भी है दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, करंट अफेयर और पॉलिटी, ये इन तमाम टॉपिक्स पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये एग्जाम में क्वेश्चन छपने योग्य हैं दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग लिया है मैंने ये टॉपिक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। दोस्तों ये बात हो रही है 1857 की क्रांति की दोस्तों। ठीक है, 1857 की क्रांति आप सभी को पता होगा। 1857 की क्रांति के बारे में दोस्तों थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं। 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको बेसिक क्वेश्चन पता हो। ठीक है, इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों, 10 मई 1857 को। लिख लो डेट, इसकी जो शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछी गई डेट है दोस्तों, 10 मई 1857। ठीक है, और दोस्तों इसका जो प्रतीक चिन्ह थे दोस्तों, प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी और कमल। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, रोटी और कमल। ये चीज लिख लो, विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, रोटी और कमल। ठीक है, रोटी और कमल ये इसके प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है दोस्तों, तो और 12 मई को ये जो सारी जो जनता थी वो दिल्ली पहुंची दोस्तों। दिल्ली जाकर बहादुर शाह द्वितीय को दोस्तों अपना मतलब नेता बनाया आगे, और लेकिन उसका जो पूरी तरह से नेतृत्व किया था वो बख्त खान ने किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते इन क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। तो आपको पूछा कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें नेतृत्व किया था नाना साहिब ने दोस्तों। किसने किया था, नाना साहिब ने दोस्तों। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों झांसी का नेतृत्व किया था। झांसी का, झांसी का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। वहीं बेगम हजरत महल ने दोस्तों लखनऊ में किसमें, यहां पे लिखोगे लखनऊ में नेतृत्व किया था। लखनऊ, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, कदम सिंह ने दोस्तों मेरठ में, कदम सिंह ने कहां पे, मेरठ में। तो ये तमाम बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों। दोस्तों गुलाम वंश की बात करें दोस्तों, गुलाम वंश, ठीक है, तो गुलाम वंश दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, 1206 से लेके कब से कब तक था, 1290 एडी तक, मतलब 84 ईयर तक था दोस्तों। ठीक है, बाकी ये गुलाम वंश की बात हो रही है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, और दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या, 1206 से लेके 1526 बाबर तक है ना। तो ये ध्यान रखना। इसने पूछा है कि पहला शासक कौन था। साथियों पहला शासक वही था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों, ये गोरी का गुलाम था। कौन था, गोरी का गुलाम। गोरी ने इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन का टाइम पीरियड अगर पूछ लिया जाए तो 1206 से लेके 1210 तक, 4 साल का बेचारे का टाइम पीरियड था दोस्तों। ठीक है, 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों लाल बख्श और पील बख्श भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। इसको लाल बख्श, पील बख्श भी कहा जाता है। इसने क्या क्या निर्माण कार्य शुरू करवाया वो आपको ध्यान में रखना दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का बनवाई थी दोस्तों, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसने बनवाई थी, इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मुझे बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था उसकी जगह पहले क्या था, 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों। अगर आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। 2.5 दिन का झोपड़ा, अगर आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये पता होगा दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़े जो बनवाया था उसने, उसकी जगह दोस्तों संस्कृत विद्यालय था दोस्तों। किसका, संस्कृत विद्यालय था। और उसको किसने बनाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसको कटी बंधु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था, निर्माण कार्य भी शुरू करवाया था दोस्तों। ठीक है, तो इसने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए थे दोस्तों। इसका जो दरबारी कवि था वो हसन निजामी था। कौन था, हसन निजामी था। और दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों, लाहौर थी। और इसकी इंद्रप्रस्थ राजधानी पूछ ले तो आपको दिल्ली ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका जो मकबरा था वो दोस्तों लाहौर में ही था। किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने ही बनवाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तमाम बातें। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन। बाकी इन जो भी है इन पे हम आगे तमाम बातों पर डिस्कस करेंगे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अकबर का जन्म दोस्तों 1552 में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। 1542 में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। जन्म इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, है ना।
ठीक है, इसका आगरा और दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ था। 1542 में राणा वीरसाल के यहाँ पे जन्म हुआ था। दोस्तों अकबर के बारे में बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन आपको विशेष बातें बताऊंगा जो एग्जाम के लिए पूछी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो और इसके निर्माण कार्य बहुत पूछे जाते हैं। इसके निर्माण कार्य में आपको क्या क्या ध्यान रखना वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले निर्माण कार्य, इसने दोस्तों फतेहपुर सीकरी को का निर्माण करवाया था दोस्तों, है ना, 1875 में ही, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था इसने, किसने, फतेहपुर सीकरी का। और इसको राजधानी भी बनाई थी दोस्तों, ठीक है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी में है दोस्तों, ठीक है, आगरा यूपी में फतेहपुर सीकरी। और दूसरा पंचमहल बनवाया था इसने, पंचमहल बनवाया था, पंचमहल। हर एक बात को ध्यान से सुनना है। पंचमहल बनवाया था दोस्तों इसने, फतेहपुर सीकरी, पंचमहल। और इसने क्या बनवाया था दोस्तों अकबर ने दोस्तों, इलाहाबाद का किला बनाया था, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला। और इसने जोधाबाई का महल भी बनाया था, इलाहाबाद का किला इसने क्या करवाया था, जोधाबाई का महल भी बनाया था। ये किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था दोस्तों, है ना, तो ध्यान रखना। इसने फतेहपुर सीकरी बनाई थी, ठीक है, पंचमहल बनवाया था, इलाहाबाद का किला बनाया था, आगरा का किला भी बनवाया था दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। अब अकबर के नवरत्न भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें पूछा है अकबर का जो दरबार में सबसे प्रसिद्ध तानसेन कौन था, तो तानसेन का अन्य नाम क्या था, रामतनु पांडे। क्या था दोस्तों, रामतनु पांडे, ठीक है। साथियों शुरू से अंत तक बने रहें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आप लोगों के लिए। इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी या करंट अफेयर, इन तमाम टॉपिक्स पर ही ये क्लास है दोस्तों, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली दोस्तों। बहुत ही शानदार मौका है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत ही शानदार आपके पास अवसर है, मौका है, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। कांग्रेस किसकी अध्यक्षता में दो समूह में विभाजित थी। दोस्तों कांग्रेस की बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना आपको पता होनी चाहिए। देखो बेसिक क्वेश्चन तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आना चाहिए, यानी कि आधुनिक इतिहास से स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। करी किसने थी इसकी स्थापना, ए ओ ह्यूम, यानी एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम। आप तो ए ओ एम ध्यान रखना, ए ओ एम, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, ठीक है, ए ओ एम, ठीक है, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, ए ओ एस, ठीक है। इसी को दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, इटावा का कलेक्टर था दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना हुई थी किसके समय में हुई थी दोस्तों, डफरिन के समय। कौन सा डफरिन था दोस्तों, डफरिन के समय इसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, है ना, डफरिन कौन सा गवर्नर था, ये डफरिन, ठीक है। डफरिन की समय इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885। जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों तब इसका बहुत विरोध किया गया था। कुछ व्यक्तियों ने इसके कथन कहे थे। जैसे सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे दोस्तों अरविंदो घोष का। अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है। क्या कहा था, कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है। फिर उसके बाद दोस्तों अरविंदो घोष के बाद और किसने कथन कहा था दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, और कहा था दोस्तों बीजे तिलक ने। बीजे तिलक ने क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराने से कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं एक कथन और कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। क्या कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। वहीं डफरिन ने क्या कहा था, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट कहे गए थे। तो इसने कहा कि दो समूह में बटा था, तो वो था दोस्तों रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। अरे याद कीजिए दोस्तों 1907 का दोस्तों, 1907 का दोस्तों सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने, सूरत अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, रास बिहारी घोष ने दोस्तों, अधिवेशन, ठीक है, 1900 सूरत अधिवेशन। इसमें इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, रास बिहारी घोष ने दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। जहां पर नरम और गरम दल दो मतलब अलग विभाजित हो गए थे दोस्तों, नरम दल और गरम दल। नरम दल में कौन कौन थे दोस्तों, सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी नरम दल में थे, रास बिहारी घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, WC बनर्जी थे, और दोस्तों बहरुद्दीन तैयब जी थे। ये सब नरम दल में थे। लेकिन गरम दल में नेता कौन थे, तो लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के नेता थे दोस्तों, ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों, ठीक है। ठीक है, भारत की नहीं मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन भारत की महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू, ध्यान रखना, 1925 का कानपुर अधिवेशन दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो मेरे हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपको ओरली बताऊंगा दोस्तों, फैक्ट आपको, और जहां पॉसिबल होगा वहां मैं लिखते रहूंगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है दोस्तों आप लोगों को। हाल में ही 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहां पर की गई, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नॉर्वे, कनाडा, डेनमार्क या आइसलैंड। साथियों इसकी खोज करी गई डेनमार्क में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है
दोस्तों आप सभी को पता है वीडियो मेंस के एग्जाम 11-12 जुलाई से स्टार्ट हो रहे दोस्तों, 1-1.5-2 महीने बचे हुए, अच्छे से मेहनत कर लो दोस्तों। आपके इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय इतिहास, भूगोल, है ना, राजनीति, इन सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं डेली बेसिस पे करवाऊंगा अगर आप लोग रेस्पॉन्स करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, अगर आप चाहेंगे, अगर आप रेस्पॉन्स करेंगे कि गुरुजी हमारे मैथ की क्लास भी लगवाइए, आपका रेस्पॉन्स हमें मोटिवेट करेगा, तो हम आपके लिए मैथ की क्लास भी लगवाएंगे। मैं आप सभी के कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट मैथ क्लास की डिमांड कर रहे हैं दोस्तों। आप हमारा ये कमेंट बॉक्स बताएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि मैथ की क्लास लेके आए, मैं तुरंत आपके लिए मैथ की क्लास भी लगाऊंगा दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान में किस तरह की शासन व्यवस्था को अपनाया गया? यकीन मानिए दोस्तों, मैथ के जो क्वेश्चंस रहेंगे हम बहुत ही कंसेप्ट वाइज और ट्रिक वाइज सॉल्व करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। जिनकी मैथ वीक है ना, वो भी फोड़ कर आएंगे मैथ में, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं मैथ्स करूंगा, बस आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आएगा संसदीय व्यवस्था दोस्तों, ठीक है। हमारे भारत का संविधान दोस्तों कब लागू हुआ, कब अपनाया गया, ये तमाम बातें हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? वसंत वैद, कृष्ण वैद, भीमराव अंबेडकर साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा दोस्तों। इन्होंने हाथों से लिखा था। लेकिन हिंदी में किसने लिखा था? तो हिंदी में संविधान लिखा था वसंत कृष्ण वैद ने दोस्तों। हिंदी में भारत के संविधान को किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद में। और भारतीय संविधान दोस्तों, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पे लिखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी कि ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति अध्यक्ष, ठीक है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, 1946 में आई थी दोस्तों अध्यक्ष, ठीक है। तो ये विशेष बातें ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव, वेलेस्ली, कनिंगम, या कैनिंग? बताइए दोस्तों। दोस्तों 1857 के समय दोस्तों कैनिंग, ये दोस्तों 1857 के समय गवर्नर था भारत का, 1857 के समय भारत का गवर्नर था, भारत का गवर्नर। और 1857 के समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के समय प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखना पामस्टर्न, है ना प्रधान। ये विशेष तमाम बातें फैक्ट हैं। प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्मस्टन। ये विशेष फैक्ट ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा वेलेस्ली, जिसको क्या कहा जाता है? सहायक संधि का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब, किस वर्ष में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, मुगल शासक औरंगजेब, याद को दोस्तों 1658 तक तो इसका पिता शाहजहां था, है ना। औरंगजेब की बात कर रहा हूं मैं। 1658 तक तो इसका पिता था। फिर 1658 से लेके दोस्तों 1658 से लेके इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 के समथिंग। कब था? 1707 में, ठीक है। जब इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1707 में, तो दोस्तों 1707 से पहले पहले क्या था? मुगल साम्राज्य ने मतलब बहुत स्ट्रांग था, और औरंगजेब ने मतलब पूरे भारत पर, मतलब कहो तो कहा जाता था पूरे भारत पर विजय प्राप्त करी थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था दोस्तों, है ना। मतलब औरंगजेब तक ही शासक थे सबसे शक्तिशाली, लेकिन औरंगजेब के बाद बिल्कुल कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। तो औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, जिंदा पीर। इसी को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। इसी को दोस्तों आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर। और एक बात और ध्यान रखना, इसी ने दोस्तों 1679 में दोस्तों इसने जजिया कर दोबारा लगाया था दोस्तों, जजिया कर पुनः लगवाया था, दोबारा लगवाया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। औरंगजेब की बात करिए दोस्तों तो दो बहुत ही शानदार युद्ध हुए थे दोस्तों 1658 में दोस्तों। 1658 में औरंगजेब के युद्ध, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। 1658 में एक तो होगा धारमल का युद्ध, लिख लो दोस्तों ये चीजें, धारमल युद्ध पहला तो रखोगे, धारमल युद्ध। और एक और हुआ था दोस्तों, कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध। इसे तो कोई नहीं भूलना चाहेगा दोस्तों, भाई भाई में लड़ाई हुई थी दोस्तों, सामूगढ़ का युद्ध आगरा में हुआ था दोस्तों। कहां पर? आगरा में, सामूगढ़ युद्ध, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों बहुत ही मतलब भयानक था दोस्तों, क्योंकि ये दो भाई भाई के बीच में होता। उन दो भाई का नाम क्या था दोस्तों? एक तरफ तो था दारा शिकोह और दूसरी तरफ था औरंगजेब। दोनों के दोनों किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। सामूगढ़ के युद्ध में लड़ाई हुई थी दोस्तों, और इसमें से विजय कौन होता दोनों युद्ध में? औरंगजेब होता दोस्तों, ठीक है। इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत और अफगानिस्तान के बीच मध्य कौन सी रेखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डूरंड रेखा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के मध्य है दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा
भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, भारत और चीन के मध्य है, भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन। हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना, जर्मनी और फ्रांस के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न बताइएगा, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, बताइए। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता हमारे भारत से, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। और हमारे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, सबसे लंबी सीमा, लिख लो बात को, सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है भारत के साथ, तो ध्यान रखना वो है बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की, 4096.7 के समथिंग कुछ है, ठीक है, किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये तमाम बातें ध्यान रखना और आंसर आएगा भूटान। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश एक ऐसा देश है, मतलब हमारा भारत का एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो उसका नाम है त्रिपुरा। हमारा भारत का त्रिपुरा स्टेट बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर टिक करके आ जाना। राज्य सरकार द्वारा कितने पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंकों की स्थापना की जाएगी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताइए। 200, 100, 150 या 250? आंसर इसका आएगा 150 बैंक। कितनी, 150 बैंक। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है तो नाम आएगा गोदावरी नदी दोस्तों। इसका उद्गम दोस्तों महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होता है दोस्तों, है ना, नासिक से त्र्यंबकेश्वर स्थान से, नासिक से त्र्यंबकेश्वर स्थान से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर स्थान से, त्र्यंबकेश्वर स्थान से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर स्थान से। महानदी का सिहावा की पहाड़ियों से, सिहावा की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में, सिहावा की पहाड़ियां, सिहावा की पहाड़ियां, ठीक है। कृष्णा नदी दोस्तों बताइए, महाबलेश्वर की पहाड़ियां, महाबलेश्वर पहाड़ी, ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। तो ये तमाम बातें ध्यान रखना, इनका उद्गम स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, द्रविड़ सभ्यता, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता? तो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 1981 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, दयाराम साहनी, ठीक है। 1981 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी दोस्तों, किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। और रावी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के कुल्लू घाटी से इसका उद्गम होता है। रावी नदी यहाँ पे टिक करेंगे। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इसका प्राचीन नाम परुष्णी है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी लोकेशन का है, लोकेशन कहाँ है दोस्तों, स्थिति कहाँ पे, ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बता चुका हूं ऑलरेडी, इसमें टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 में। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की शुरुआत हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल प्लासी का युद्ध 1757 दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। बक्सर का युद्ध 1764 में, ये भी ध्यान रखना। पानीपत का युद्ध दोस्तों, पानीपत के 3 युद्ध थे। एक तो हुआ था दोस्तों, सबसे पहला हुआ था 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। युद्ध भूमि में मारा गया पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी, ठीक है, ध्यान रखना। वहीं पर दिल्ली सल्तनत का अंत होता और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है उस युद्ध से, ठीक है। दूसरा युद्ध होता 1556 में दोस्तों, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता 1556 में दोस्तों। किस किस के मध्य होता है बताइए। अकबर की एक तरफ तो अकबर की सेना और दूसरी तरफ से हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य, जहां पर हेमू विक्रमादित्य हार जाता है, अकबर की सेना जीत जाती है। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है दोस्तों। अरे याद करिए दोस्तों, एक तरफ से मराठा और दूसरी तरफ से अहमद शाह अब्दोली, वहां पर क्या होता है, मराठा हार जाते, अहमद शाह अब्दोली जीत जाते। तो तीनों युद्ध ध्यान रखना,
ठीक है, तो मैं तीनों युद्ध लिख देता हूं। सबसे पहला युद्ध था 1526 में, और जो दूसरा हुआ था 1556 में, और जो तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है, तो ये तीनों युद्ध ध्यान रखना। वांडी वास का युद्ध दोस्तों ये वही युद्ध था जिसमें दोस्तों इस युद्ध के बाद 1760 में होता, 1760 में युद्ध हुआ था, और यहां पे दोस्तों फ्रांसीसियों का अंत होता है, फ्रांसीसियों को पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, पतन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, वांडी वास के युद्ध से। ठीक है, और हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा प्लासी का युद्ध से दोस्तों नींव पड़ गई थी दोस्तों, और पूरी तरह से बच गए थे अंग्रेज बक्सर के युद्ध से दोस्तों। ठीक है, एंट्री मारी थी इस युद्ध से, प्लासी का युद्ध दोस्तों। इसके अगर आप पीडीएफ चाहते हो दोस्तों, फ्री पीडीएफ इस क्लास की, अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हो तो ज्वाइन करिए ये टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिएगा। तमाम बातों की जो भी चर्चा रहेगी वो हम टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको जो भी डाउट वगैरह वो सब टेलीग्राम ग्रुप पर करें। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का नेम है शाक्या जी जीके क्लासेस, जाओगे लोगो ये दिखेगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? राजस्थान के क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर का है दोस्तों, उदयपुर जिले में, जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर किसने बचाया था? उदय सिंह ने ना, महाराणा प्रताप के कौन थे? पिता थे। पन्ना दाय का बलिदान याद है ना, अगर आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है। भारतीय संविधान में कितने देशों की से विशेषता ली गई है दोस्तों? से कितने देशों की? तो बिल्कुल 10 देशों से विशेषता ली गई है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन अगला, भारत का संविधान किस वर्ष में लागू हुआ? दोस्तों लागू पूछ रहा है, गलत मत करना। अपनाया कब? तो अपनाया गया है, अपनाया कब, एक्सेप्ट कब किया, अपनाया, निर्माण को अपनाया 1949 में, लेकिन लागू हुआ है दोस्तों, लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1651 में हुगली नदी के तट पर किस कंपनी ने कारखाना स्थापित किया था? बताइए, अंग्रेजी, डेनिश, फ्रेंच या पुर्तगाली? आप सभी को पता होगा पहला पुर्तगाली शासक कौन, पहला पुर्तगाली कौन था दोस्तों जो भारत में आया था दोस्तों? तो बिल्कुल वास्को डी गामा है ना, 1498 में। ध्यान रखेंगे 3 बार भारत में आया दोस्तों, ये ध्यान रखना। जब ये आया था दोस्तों तब दोस्तों इसका जो मतलब दक्षिण भारत में ही आया था दोस्तों, है ना, तो इसका जो स्वागत किया था जमेरिन ने दोस्तों, है ना, वहां का शासक था दोस्तों। ठीक है, तो पहला पुर्तगाली। और पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आता दोस्तों? पहला पुर्तगाली गवर्नर 1503 में कौन आता है? फ्रांसीसी दी अल्मीडा, है ना। फिर उसके बाद 1509 से लेकर 1515 के मध्य एक और गवर्नर आता है, उसका नाम क्या? अल्बुकर्क दोस्तों। फिर 1510 में वो क्या करता है? अल्बुकर्क क्या करता है? मतलब कि यूसुफ आदिल शाह से दोस्तों गोवा छीन लेता दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना। इसीलिए गोवा छीन लेता और गोवा पे कब्जा कर लेता। अब मुझे ये बताइए कि हमारे भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? फिलहाल इसका आंसर आएगा अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी सेना ने अपना कर लिया था। ठीक है, ये जरूर बताइएगा कि हमारे भारत ने पुर्तगालियों को गोवा से मतलब आजाद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। कहा जाता ना कि पुर्तगाली पहले आए थे बाद में गए थे, ये वही कंडीशन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए कहां पर स्कूल खोले गए थे दोस्तों? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह लेके आए थे दोस्तों, कानून लेके आए, विधवा पुनर्विवाह कानून लेके आए थे। इन्होंने विरोध किया था विधवा पुनर्विवाह कानून, ये वो कानून लेके आए थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने दोस्तों लड़कियों के लिए स्कूल खोले, है ना, और दोस्तों मतलब सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सभी पर मतलब विरोध किया था इन्होंने, है ना। तो बिल्कुल ये कलकत्ता की बात हो रही है। कलकत्ता में ब्रह्म समाज 1828 में, ये भी ध्यान रखना। बम्बई में आर्य समाज है दोस्तों। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने 1875 में। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? गुरुजी अकबर के मकबरे की बात हो रही है सिकंदराबाद। कहां पर? आगरा, सिकंदराबाद। ठीक है, ध्यान रखना। सासाराम बिहार में किसका? शेर शाह सूरी दोस्तों। अरे याद करो दोस्तों, 2 युद्ध हुए थे दोस्तों जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया था दोस्तों, है ना। शेर शाह सूरी, जिसका मूल नाम क्या, बचपन का नाम क्या है? फरीद। शेर शाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद है। शेर शाह सूरी, जिसके बचपन का नाम फरीद है दोस्तों। अगर इसने कथन कहा था दोस्तों, है ना, ठीक है, उस कथन अगर आपको पता तो बताइएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, तो सासाराम बिहार में इसका मतलब मकबरा है शेर शाह सूरी का दोस्तों। इसका बचपन का नाम फरीद है दोस्तों। ठीक है, बान खान लोहानी ने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। औरंगाबाद में किसका मकबरा? औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। किसका है दोस्तों? बीबी का मकबरा। औरंगाबाद में किसका? बीबी का मकबरा। ये बीबी का मकबरा किसका है दोस्तों? दिलरास बानो बेगम का है। दिलरास बानो बेगम का ये बीबी का मकबरा किसका है? दिलरास बानो बेगम। ये दिलरास बानो बेगम कौन है? दिलरास बानो बेगम ये दोस्तों औरंगजेब की पत्नी है। ठीक है, और ये जो मकबरा है ना, ये किसने बनवाया था? तो औरंगजेब का एक पुत्र हुआ था दोस्तों, एक पुत्र था आजम शाह ने दोस्तों, और अपनी माता का मकबरा बनाया था औरंगाबाद में। ठीक है, तो ये विशेष बातों पर ध्यान रखना। विशेष अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो ये क्षेत्र कुल 10 हैं दोस्तों। कितने? 10 क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन,
अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन थे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, ये टॉपिक, ये मतलब अकबर से रिलेटेड आपको अच्छे से पढ़ना है, अकबर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। तो इसका जो राजस्व मंत्री था वो था राजा टोडरमल। कौन था? राजा टोडरमल। चलिए अब इनके राजस्व नवरत्नों की बात कर लेते दोस्तों। अकबर के नवरत्न के नाम दोस्तों, अकबर के नवरत्न अच्छे से रट लो। सबसे पहला नाम ध्यान रखोगे, अबुल फजल। एक लेखक था, एक इतिहासकार था, एग्जाम में पूछा जाएगा अकबर के समय इतिहासकार कौन था? अकबर का दरबार में उसके नवरत्नों में से इतिहासकार कौन था, सलाहकार कौन था? तो अबुल फजल। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है अबुल फजल, ध्यान रखना। अकबर के नवरत्न में अगर बात करें, दूसरा नंबर फेजी, जो एक कवि था दोस्तों। अगर मैं अकबर के नवरत्नों की बात करूं, तानसेन, जो एक महान संगीतकार था, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है तानसेन, ठीक है। और आप चौथा ध्यान रखेंगे, बीरबल। अकबर बीरबल के किस्से तो सुने ही होंगे आप लोगों ने, है ना? तो ये भी ध्यान रखना आप, है ना। एक बहुत मतलब अच्छा व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, चतुर व्यक्ति था, ठीक है। और एक और देखिए, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल कौन था दोस्तों? जो क्वेश्चन अभी पूछा है, राजस्व मंत्री था दोस्तों। राजा मान सिंह, ये कौन थे दोस्तों? ये एक प्रसिद्ध सेनापति थे अकबर के सेना का, ठीक है। सातवां देखिए, क्वेश्चन कह रहा अब्दुल रहीम खाना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक कवि और सेनापति दोनों थे दोस्तों, ठीक है। वहीं बात करूं हकीम हुक्काम, ये कौन था दोस्तों? हकीम हुक्काम, ये एक योग्य चिकित्सक और सलाहकार थे दोस्तों, ठीक है। एक और बचा हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है मुल्ला दो प्याजा। क्या नाम है? मुल्ला दो प्याजा। ये एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे, जो अकबर के साथ अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों, ठीक है। तो ये नवरत्न है, अच्छे से रट लेना दोस्तों आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे कितना समय, कितना आगे है दोस्तों? एक मतलब ध्यान रखें, 5 घंटे 30 मिनट। 1 डिग्री कितने के बराबर है? 4 मिनट के बराबर है, 4 मिनट के बराबर है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला और अंतिम प्रश्न क्लास का, निम्न में से कौन सा एक शहर नील नदी पर स्थित है दोस्तों? बताइए। बुडापेस्ट दोस्तों डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी, ठीक है, बुडापेस्ट शहर। लंदन दोस्तों, ब्रिटेन का लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है, टेम्स नदी, टेम्स नदी। और बगदाद टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है, टिग्रिस, टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस नदी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिकंदरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है साथियों, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? हाउ वाज द रिवीजन टुडे? आंसर इन द कमेंट बॉक्स दोस्तों। अगर आपको ये क्लास मतलब समझ में आई हो दोस्तों, हमारी मेहनत पसंद आई हो दोस्तों, तो एक बार सभी मेरे वीर मिलकर इस क्लास को जल्दी से लाइक कर देंगे। देखो अभी तक मैंने नहीं कहा दोस्तों, लाइक और शेयर आप सभी से मैं चाहता हूं दोस्तों। आप सभी से निवेदन है, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने के लिए, आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आपके लिए इतना तो बनता है दोस्तों हमारे लिए, ठीक है। तो लाइक और शेयर जरूर करें सेशन को। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी नई क्लास अपलोड करूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रिफेयर करेगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सभी मेरे वीर कहेंगे, कमेंट करेंगे कि सर जी मैथ की क्लास लेके आइए, तो मैं आपके लिए जरूर मैथ की क्लास लेके आऊंगा दोस्तों। और यकीन मानिए बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा। अगर आपका मैथ 0 भी है ना, तो भी स्ट्रांग हो जाएगा और क्वेश्चन की भी धज्जा उड़ा कर आओगे एग्जाम में। बस मैं आप सभी के कमेंट बॉक्स में चाहता हूं कि आप लोग कहें कि मैथ क्लास भी लेके आए। आपका रेस्पॉन्स हमें मोटिवेट करेगा दोस्तों। आप सभी भी अगर कहेंगे मैथ की क्लास लाइए, तो हम जरूर लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। और साथियों मैं बता देता हूं, इस क्लास की जो PDF रहने वाली है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों, ठीक है। कैसा रहा आज का रिवीजन? एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाना दोस्तों, जो हमें मोटिवेट करे दोस्तों, ठीक है। हम आपके लिए पूरा 100% देने के लिए तैयार है दोस्तों। आप भी 100% दीजिए, दोनों हाथों से ताली बजेगी तभी सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों, ठीक है। मौका मत छोड़िए, रिवीजन करते रहिएगा डेली क्लास। जो भी नए विजिट करें चैनल पर, मैं उसको बता देता हूँ, डेली क्लास 8 PM पर अपलोड होती है अपने निर्धारित समय पर। आपको डेली रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक है। और कमेंट जरूर करना अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से कल मिलेंगे साथियों इसी टाइम पर एक और बहुत ही शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।